हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमने थोड़ा सा प्रारंभिक नॉलेज देखा था और उसके बाद केपलर्स के नियम को भी देखा था और केपलर के नियम का हम सत्यापन भी किए थे। और आज हम देखेंगे कि ऊंचाई और गहराई और अक्षांश के साथ जी के मान में कैसे परिवर्तन होते हैं। तो न्यूटन का जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जो नियम था उसकी वैल्यू तो मैंने शायद बताया नहीं है, चलिए अगले क्लास में बता देंगे। F इक्वल टू क्या था, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, और जी में रिलेशनशिप जो था जी इक्वल टू जी एम बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था। तो आज हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये गुरुत्वीय त्वरण का मान है, इसको हम बाद में अगला वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। अभी मैंने भूल गया शायद वो बनाना वीडियो में। तो इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कल मैंने अपने लेक्चर में बताया था कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान सभी जगह एक समान नहीं होता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान सभी जगह एक समान नहीं होता है। ऊंचाई और गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन होते जाता है ना। तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम राजकुमार तिवारी। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अच्छा लगे तो। यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि यदि आपका मनपसंद वीडियो देखना चाहें तो आपके पास पहले वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन हो। देखिए, एक्सपेरिमेंटली यदि हम प्रैक्टिकल रूप से देखें, इफ हैज़ बीन फाउंड दैट द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट सेम एवरीवेयर। तो जी की वैल्यू मैंने पहले ही लेक्चर में बताया कि सभी जगह एक साथ नहीं होता है। एट द इक्वेटर, इक्वेटर माने कि होता विषुवत रेखा। यदि हम अर्थ के डायग्राम को देखें तो आपने छोटे कक्षा में पढ़ा होगा, ये इक्वेटर है। एक होता है कर्क रेखा, एक होता है मकर रेखा, ये होता है उत्तरी ध्रुव और ये होता है दक्षिण ध्रुव। इसको बोलते हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा ऊपर है ना। तो हमको मालूम है कि जी की वैल्यू, जिसको गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, इसकी वैल्यू सभी जगह एक समान नहीं होता, इज नॉट सेम एवरीवेयर। ठीक है, ए मत देखो, भगा हट। हमारे यहाँ गाय गरु ज़्यादा आते हैं, थोड़ा सा गार्डन बना के रखें, उसका एक नुकसान है। तो चलिए छोड़िए। नॉट सेम एनीवेयर, हर जगह इसका मान समान नहीं होता। एट द इक्वेटर इट्स वैल्यू एटलीस्ट, माने कि यहाँ पर जो इक्वेटर है जिसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं, उसकी वैल्यू कम से कम होती है। क्या बोला मैंने, इक्वेटर, एट द इक्वेटर इट्स वैल्यू इज लिस्ट, एंड एस वी गो टूवर्ड्स and as we go towards the pole its value continuously increase and becomes maximum of poles। यदि हम क्या करते हैं, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, और उत्तरी ध्रुव इसको हम क्या बोलते हैं, साउथ पोल, और दक्षिण ध्रुव। देखिए, वीडियो को जितना भी लंबा करते जाएंगे। जो टॉपिक आपको एग्जाम में लिखना है उस टॉपिक को आपको चूज करके लिखना है। शॉर्टकट नहीं बताना, जितना पूछा जाए उतना ही आपको लिखना है। लेकिन कुछ बातें जो है, जो मैंने, है ना, जो आपको समझाना है वो तो ज़रूरी यही है, इसलिए हम वीडियो को ज़्यादा लंबा ना कर मेन टॉपिक की बात मैं बताता हूँ। नहीं तो ऐसे हम एक्सप्लेन करते जाएं तो बहुत लंबा हो गया एक्सेलरेशन के बारे में। तो क्या देखा हमने कि विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है, और जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से इक्वेटर टू पोल चलते जाएं तो जी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है। और नॉर्थ और साउथ पोल में क्या होता है, जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। सिमिलरली इट वी गो अबव और बिलो, है ना। ये बात रही हम का इक्वेटर टू पोल। अब ये अर्थ सरफेस से ऊपर चले जाएं या अर्थ सरफेस से नीचे जाएं तो लगातार जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। सिमिलरली इफ यू गो अबव और बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फॉलोइंग आर द वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी। क्या देखेंगे हम, फॉलोइंग आर द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। नंबर 1 देखेंगे, वेरिएशन विथ एल्टीट्यूड, द हाइट अबव द सरफेस, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ, ये ऊंचाई। ठीक है, और दूसरा होता है ये गहराई।
ठीक है। और ये तीसरा, पृथ्वी की तल पर अक्षांश के साथ, अक्षांश पर लैटिट्यूड, पृथ्वी तल पर अक्षांश के साथ जो परिवर्तन होता है दो प्रकार का होता है। पहला शेप ऑफ अर्थ है, शेप ऑफ अर्थ है जिसको बोलते हैं, और दूसरा रोटेशन ऑफ अर्थ है। पृथ्वी की रोटेशन मैंने घूर्णन गति, पृथ्वी की आकृति, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, शेप ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आकृति। तो इसको नोट कर लीजिए। और घूर्णन गति, पृथ्वी अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमती है और रिवॉल्व करती है, किसके चारों ओर, सन के चारों ओर, जिसको कैपलर्स ने बताया था। ठीक है। तो तीन प्रकार का है वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी। नंबर 1, वेरिएशन विथ एल्टीट्यूड, क्या लिखे, वेरिएशन विथ एल्टीट्यूड द हाइट अबव अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ परिवर्तन। नंबर 2, वेरिएशन विथ डेप्थ बिलो द अर्थ, वेरिएशन विथ डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की सतह से गहराई के साथ परिवर्तन। नंबर 3, वेरिएशन ऑफ विथ लैटिट्यूड, पृथ्वी तल पर अक्षांश के साथ परिवर्तन। तो पृथ्वी तल पर अक्षांश के साथ दो प्रकार का परिवर्तन होता है, पहला शेप ऑफ अर्थ और दूसरा रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक। तो उम्मीद है कि मैं थोड़ा सा जल्दी बोला हूँ लेकिन आप लोगों को समझ में आएगा। तो आज हम सबसे पहला देखेंगे पृथ्वी की सतह में ऊंचाई के साथ जी के मान में कैसे परिवर्तन होता है। ओके, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई से जी के साथ परिवर्तन। ठीक है। लेट द मास ऑफ अर्थ, क्या लिखोगे, सबसे पहले देखो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, इसका द्रव्यमान कितना है, m है, इसका केंद्र O है, त्रिज्या कितनी है, r, यहाँ से यहाँ तक ये अर्थ का रेडियस है। सपोज क्या लिखोगे, द मास ऑफ अर्थ इज m एंड इट्स रेडियस भी r, देन द वैल्यू ऑफ g एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज। देखिए वैल्यू ऑफ g क्या होगा, मास ऑफ अर्थ कितना है, m ले लिए हैं, सेंटर O है, रेडियस कितना है, r है। ठीक है। द वैल्यू ऑफ g ऑन द अर्थ सरफेस, द वैल्यू ऑफ g ऑन द अर्थ सरफेस कितना होगा, g इक्वल टू gm/r²। ठीक है। पृथ्वी की सतह पर जो है g की वैल्यू कितनी है, gm/r²। इफ ए पार्टिकल इज सिचुएटेड एट हाइट h, मान लो कोई पार्टिकल जिसका मास कितना है, m है, उसको पृथ्वी की सतह से h हाइट तक लेकर जाते हैं। ठीक है। देखिए ये अर्थ है, रेडियस r है, इसकी सरफेस से h हाइट तक कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है लेकर जाते हैं। अब वहाँ पर g की वैल्यू निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये p समझ लो, OP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r+h। ठीक है। उस वस्तु को जिसको हम पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक लेकर जा रहे हैं, उस ऊंचाई तक पृथ्वी के केंद्र तक की दूरी कितनी होगी, r+h। इफ ए पार्टिकल, लिखेंगे क्या, इफ ए पार्टिकल, ठीक, इज सैचुरेटेड एट ए हाइट h अबव द अर्थ सरफेस, ठीक, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ विल बी, इट्स डिस्टेंस ऑफ द center of earth will be OP equal to r+h. Then therefore the value of g at this height will be, है ना, तो कितना हो जाएगा, g डैश इज इक्वल टू gm/r+h का होल स्क्वायर। ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। g डैश अपॉन g, तो कितना हो जाएगा, gm/r+h का होल स्क्वायर अपॉन gm/r का स्क्वायर। सिंपल है, आपको ज़्यादा एग्ज़ाम में ऐसा ही लिखना है। ठीक, दोनों को डिवाइड कर दिया ना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा g डैश अपॉन g इक्वल टू कितना हो जाएगा, r का स्क्वायर अपॉन r
प्लस एच का होल स्क्वायर। कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखिए इसमें ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हम डिवाइड करेंगे। आर स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और यहाँ पर आर प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन आर। कोई डाउट? ये आर स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, तो मैंने वी कैन राइट इन दिस फॉर्म। ठीक है, अब ये आर से कैंसिल हो गया। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में हम ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी डैश अपॉन जी और 1 बाय ये आर अपॉन आर 1 हो जाएगा, ये एच बाई आर। ठीक, ये हो जाएगा 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। दिख रहा होगा यहाँ तक आप लोगों को? है ना? अब देखो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बायनोमियल थ्योरम। क्या यूज़ करेंगे? बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम को हमने डिटेल्स करेंगे फाउंडेशंस कोर्स में। तो जी डैश इज इक्वल टू जी, और ये -2 है, ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में गया, तो लिख सकते हैं 1 माइनस 2h बाई आर। ये हमको निकला क्या? जी की वैल्यू, है ना? जब उस ऑब्जेक्ट को m मास के ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से h हाइट तक लेके जाते हैं तो वहाँ पर जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी, ये यही फार्मूला हमको लेकर चलना है। ओके, देख लीजिए कोई डाउट? अब अगला हम देखेंगे वेरिएशन विथ एल्टीट्यूड। क्या देखेंगे अगला? वेरिएशन विथ एल्टीट्यूड, वेरिएशन विथ डेप्थ, द हाइट बिलो द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह से गहराई के साथ परिवर्तन। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए, फिर मिटाते हैं और अगला टॉपिक को हम देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं हम। जब हम पृथ्वी की सतह में गहराई के साथ परिवर्तन देखेंगे तो हम इस गोले को मिटाते हैं, एक नया स्फीयर बनाते हैं, है ना? जब नया स्फीयर हम बनाएंगे तो उसके h गहराई पर हम जाएंगे। अभी हम h ऊंचाई तक गए थे ना, अब हम क्या करेंगे? h गहराई तक जाएंगे। पहली कंडीशन वही होगी, लिखोगे आप वही, सपोज द अर्थ सेंटर O and radius r, a mass m, then the gravitation acceleration and the surface of earth। पृथ्वी की, देखिए इसका डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा, ये अर्थ, ठीक, अब इसका सेंटर O है, मास m है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस। अब हम इसको h हाइट तक आते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हम h हाइट तक लेके आते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक हाइट कितनी? h। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हाइट है ना, यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? r माइनस h। यहाँ से यहाँ तक कितनी है? इसकी त्रिज्या r है, और यहाँ से हम h गहराई तक अंदर आए हैं, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? पृथ्वी के केंद्र से, मान लो इस ऑब्जेक्ट का यहाँ से यहाँ तक, ठीक है,
तो ओपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओपी इक्वल टू आर माइनस एच। क्लियर? ठीक है, तो आपको पहला कंडीशन में वही लिखना है। क्या लिखोगे? लेट द मास ऑफ अर्थ बी एम, let the mass of be turned and its radius capital R. The value of g at the surface of the earth is g equal to gm by r square. तो पृथ्वी की सतह पर उस गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा? g इक्वल टू जी एम बाई आर का स्क्वायर। अब हम ये मान लेते हैं, क्या सपोज कर लेते हैं? अब हम ये सपोज करते हैं कि अर्थ का डेंसिटी कितना होगा? रो। तो मास इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अर्थ की डेंसिटी हम कितना सपोज करते हैं? रो। अर्थ की डेंसिटी कितना सपोज करते हैं? रो। तो मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। पृथ्वी का घनत्व यदि हम रो माने तो द्रव्यमान इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, है ना। तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा? अर्थ चूंकि गोल है ना, तो अर्थ का गोल है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, इंटू रो। अब मास के प्लेस में हम रखते हैं इसको, तो जी इज इक्वल टू रो। तो ये आर स्क्वायर एक आर से कैंसिल हो जाएगा, तो जी की वैल्यू आएगी 4/3 पाई जी आर रो। ये हमको निकला किससे? जी की वैल्यू, है ना। ये क्या हमको निकला? जी को। तो क्या किया हमने? सपोज ए बॉडी इज प्लेस्ड, सपोज ए बॉडी इज प्लेस्ड एट अ डेप्थ h, सपोज ए बॉडी इज प्लेस्ड एट a depth h below the surface of earth. The distance of the body, क्या लिखे अपने? डायग्राम पहले बताइए, चलिए डायग्राम बनाइए फिर इसको। क्या लिखे अपन? सपोज ए बॉडी इज प्लेस्ड एट a depth h below the surface of earth. The distance of the body, क्या लिखेंगे? The distance of the body from the distance of the body from the center of the, अच्छे से लिखिए, the distance of the body from the center of the earth is r minus h। ये मैंने लिखा है ना। सेंटर से जब हम h गहराई के अंदर चले गए हैं तो केंद्र से इस वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी? r माइनस h। अब यदि हम क्या करें, वस्तु को पृथ्वी की सतह से h गहराई पर लेकर आए तो पृथ्वी के केंद्र से इसकी दूरी r माइनस होगी। बट द फोर्स, क्या लिखोगे? बट द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी ड्यू टू इनर सॉलिड स्फीयर। बट द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी ड्यू टू इनर सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r माइनस h। r माइनस h इज शेडेड एरिया होगा। इस विधि में या इस स्थिति में वस्तु पर केवल r माइनस h त्रिज्या के ठोस गोले के कारण ही आकर्षण लगेगा। जो इस पर जो अट्रैक्शन लगेगा इस बॉडी को लेके आए हैं वो r माइनस h है ना। देखिए यहाँ से r है, यहाँ से r है, यहाँ से h है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? ये r माइनस h, इसके कारण ही आकर्षण वाले लेगा। जो बॉडी को हम अंदर लेकर आए हैं उस बॉडी पर उस r माइनस h त्रिज्या के ठोस गोले के कारण ही आकर्षण बलेगा। क्या लिखा? बट द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी ड्यू टू इनर सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r माइनस h शोन इन द शेडेड एरिया, जो मैंने किया है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब फॉर द आउटर थिक सेल, फॉर द आउटर थिक सेल, फॉर द आउटर थिक सेल बिटवीन इनर एंड आउटर रेडी r माइनस h एंड r। ठीक, ये एक स्फीयर हो गया, इसकी रेडियस r माइनस h इनर का, और आउटर का कितना हो जाएगा? r। ठीक है,
तो आर माइनस एच के कारण ही हमको अट्रैक्शन मिलेगा। ठीक, शेष क्या लिखोगे, शेष बाहरी खोखली कवच के कारण आकर्षण बल 0 होगा। ठीक है, जो शेष बाहरी खोखले कवच के कारण, खोखले गोली कवच के कारण जो हमको अट्रैक्शन लगेगा, द वैल्यू ऑफ अट्रैक्शन विल बी 0, क्योंकि खोखली गोली कवच के अंदर प्रत्येक बिंदु पर, क्योंकि खोखले गोली कवच के अंदर प्रत्येक बिंदु पर आकर्षण क्या होता है, 0। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब मान लो h गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण कितना हो, g डैश हो। मान लो यहाँ पर हम आए हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण कितना हो, g डैश हो, तो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया त्वरण, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, कितना होगा, g डैश इक्वल टू जी एम बाई आर माइनस एच का होल स्क्वायर। अब फिर से हम निकालेंगे मास इक्वल टू वॉल्यूम मीन्स 4/3 पाई आर माइनस एच का होल क्यूब इंटू रो। यहाँ पर हम पुट करेंगे तो जी डैश इक्वल टू जी अपॉन आर माइनस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। और एम की जगह हम रख देंगे 4/3 पाई आर माइनस एच क्यूब इंटू रो। हमको जो कैंसल होगा ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, तो क्या बनेगा जी डैश की 4/3 पाई जी आर माइनस एच इंटू रो। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड मिल गया। सेकंड मिलने के बाद हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं ना, यहाँ पर जी डैश अपॉन जी कितना होगा 4/3 पाई जी आर माइनस एच रो, यहाँ होगा 4/3 पाई जी और आर रो, सब कैंसिल हो जाएगा। तो जी डैश इक्वल टू जी हमको क्या बचेगा, आर माइनस एच अपॉन आर। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि जी डैश इक्वल टू जी, अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कर देंगे तो आर बाई आर 1 हो जाएगा और 1 माइनस एच बाई आर। ये हमारा फार्मूला निकल कर आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या फार्मूला निकला कि पृथ्वी की सतह में गहराई के साथ जी की वैल्यू में जो परिवर्तन निकला है। ठीक है, कोई डाउट। ठीक, इसको उतार लीजिए। मान लो हम केंद्र पर जाएं, यहाँ पर चले जाएं, तो केंद्र पर जो दूरी है वो त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। तो जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस आर बाई आर, तो जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 1, तो जी डैश इक्वल टू क्या होगा जी। तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या और चली गई दूरी उसके हाइट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, कंपैरिजन ऑफ वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विथ हाइट एंड डेप्थ। ठीक है, तो अक्षांश और गहराई के साथ, अक्षांश के साथ जो परिवर्तन है उसको थोड़ा सा बाद में देख लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन ऑफ वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विथ हाइट एंड डेप्थ। ठीक है, इसको उतार लीजिए। जल्दी उतारिए। ओके, चलिए मिटाते हैं। हमारी वीडियो कम से कम 23 मिनट की हो गई। ऊंचाई के साथ और गहराई के साथ अब हम कंपैरिजन करते हैं। ओके, क्या करेंगे, कंपैरिजन ऑफ वेरिएशन, हेडिंग डाल देते हैं। ये तो बात की टॉपिक है, इसको हम रहने देते हैं। लिखते हैं कंपैरिजन
ठीक है, देखिए कंपैरिजन करेंगे किसका, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, हाइट एंड डेप्थ, जो ऊंचाई और गहराई स्थान है। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं, कंपैरिजन ऑफ, समझ लीजिएगा, वेरिएशन में, है ना। देखिए मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप उसको जगह नहीं है से समझ जाएगा। कंपैरिजन ऑफ वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, इन द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, कंपैरिजन फिर से सुन लिए, COMPARI ऑफ वेरिएशन VARIOTION इन द वैल्यू ऑफ जी विथ अब यहां से हाइट एंड डेप्थ, DEP, कंपैरिजन ऑफ वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विथ हाइट एंड डेप्थ। ठीक है, हम ऊंचाई तक गए, कितना निकाले जी की वैल्यू, और गहराई तक गए, जी की वैल्यू कितना निकाले। ठीक, इसको हम देखेंगे। क्या लिखोगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट h अबव द सरफेस इज, कितना लिखेंगे, वी नो दैट, क्या लिखोगे, वी नो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज, कितना था GH इक्वल टू G 1 - 2h/r। ठीक है, माना पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीकरण G h ऊंचाई पर GH तथा गहराई पर GD हो, तो ये ऊंचाई पर हाइट और गहराई पर डेप्थ, GD इक्वल टू G 1 - h/r, ये डेप्थ पे निकाले। अब कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन ऑफ वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट एंड डेप्थ। अब निकालिए अपन, क्लियर हुआ। अब हम निकालेंगे, दोनों को बराबर करते हैं। पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीकरण का मान उतना ही होता है जितना कि पृथ्वी की सतह से d/2π। इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए करिए दोनों को। क्लियर, दोनों को हम बराबर कर लेते हैं। चलिए करते हैं यहाँ पर ना, GH ऊंचाई के साथ G के मान बता, दूसरा गहराई के साथ, तो कितना निकाला हमारा G 1 - 2h/r, और इसकी वैल्यू कितना है G 1 - h/r। मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इसमें दोनों में, तो G, या फिर G को ऐसा काट भी सकते हैं आप, कट गया 1 - 2h/r 1 - h/r। क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, करिए, जल्दी करिए। क्लियर, तो हम इसको एक काम करते हैं, D ले लेते हैं ना, D गहराई। क्लियर, अब कर सकते हैं, एक एक कट जाएगा, तो हो जाएगा 2h/r इक्वल टू D/r, r कट गया, 2h इक्वल टू D आ गया, तो h इक्वल टू D/2। ठीक है, तो ऊंचाई पर G का मान गहराई का आधा होता है, तो पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीकरण का मान, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर जो गुरुत्वीकरण का मान होता है वह उतना ही होगा जितना कि पृथ्वी की सतह के नीचे कितना होता है, D/2 गहराई पर होता है। क्या लिखोगे, दस द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
at a height h, at a height h is the same as the, but this is true only when h is small. ओके, अगेन मान लो हम h और d दोनों को बराबर करते हैं, ठीक है। अगर हम क्या करें, h और d दोनों को बराबर करते हैं तो क्या कंडीशन आएगा, हमको करके देखिए। g की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा कि डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यदि हम h और d दोनों को हम बराबर करते हैं, ऊंचाई और गहराई, तब क्या आएगा h की वैल्यू। यदि h और g की वैल्यू को हम h को d के बराबर करते हैं तब क्या आता है, करिए देखिए, जी एच इक्वल टू जी माइनस 2gh बाई आर, तो 2gh/r इक्वल टू जी माइनस जी एच, कमी आ जा रहा है। अब इसको जी डी कर देते हैं, जी डी इक्वल टू जी माइनस जी एच बाई आर या जी एच बाई आर इक्वल टू जी माइनस जी डी। ये कमी आ जा रहा है, ये भी कमी आ जा रहा है ना। यदि अगेन h इक्वल टू डी रख दे, हाइट इज द इक्वल ऑफ डेप्थ, देन g माइनस जी एच इक्वल टू कितना 2ghr, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ g, और g माइनस जी डी कर देते हैं तो भी कितना होता है gh/r, ये भी क्या होता है वैल्यू ऑफ g, कमी आ जा रही है ना। आ रही कि नहीं कमी। अब हम अगला, समान दूरी तक पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर क्या लिखोगे। अब समान दूरी तक पृथ्वी की सतह से ऊपर या फिर नीचे जाने पर क्या लिखोगे। समान दूरी पर पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण के मान में कमी गहराई की ऊंचाई की तुलना में, गहराई की तुलना में ऊंचाई में दुगनी होती है। ओके, तो हमारी 32 मिनट की वीडियो हो गई है। तो ये जो मैंने निकाला कि h इक्वल टू डी हो जाएगा, तो दोनों कंडीशन में, जब ऊंचाई में या गहराई में इसकी वैल्यू में कमी आ रही है, मैंने बताया था ना कि इक्वेटर टू पोल जाएंगे तो जी की वैल्यू इंक्रीज होगा, लेकिन ऊंचाई और गहराई के साथ जी की वैल्यू कमी आ रही है, तो क्या लिखे अपन, जी माइनस जी एच इक्वल टू 2gh/r और जी माइनस जी डी इक्वल टू 2h/r, मैंने डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी, ये कमी आ रही, इसमें भी कमी आ रही है। तो क्या लिखोगे, समान दूरी तक पृथ्वी की सतह से, समान दूरी तक पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण के मान में कमी गहराई की तुलना में दोगुनी होती है ना। समान दूरी तक पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण के मान में कमी गहराई की तुलना में ऊंचाई से दोगुनी होती है। अब यदि h इज मोर लेस देन आर, h का मान r की तुलना में बहुत कम ले लें तो ऊंचाई के साथ गुरुत्वाकर्षण त्वरण के मान में कमी की दर, ऊंचाई के साथ गुरुत्वाकर्षण त्वरण के मान में कमी की दर गहराई के साथ गुरुत्वाकर्षण त्वरण के मान में कमी की दर की तुलना में दोगुनी होती है। ठीक है, क्या लिखोगे, इफ यू मूव अबव और बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, इफ यू मूव अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ थ्रू द सेम डिस्टेंस द डिक्रीज इन जी विथ हाइट h इज ट्वाइस द डिक्रीज, है ना, ट्वाइस द डिक्रीज रेट विथ डेप्थ। दूसरा कंडीशन क्या होता है, इच एच इज मोर लेस देन आर, एच का मान आर की तुलना में 0 हो, कम हो, देन द रेट ऑफ डिक्रीज, देन द रेट ऑफ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी विथ हाइट एच इज ट्वाइस देन द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ जी विथ डेप्थ। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक हुआ। ठीक है, आज के टॉपिक में ये सब हमने देखे। और तीसरा है हमारा अक्षांश के साथ परिवर्तन। तो अक्षांश के साथ परिवर्तन को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, लेकिन इसके पहले हम न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम और जी की वैल्यू को बताने के बाद हम अक्षांश के साथ परिवर्तन अगले टॉपिक में हम देखिएगा। दोनों को एक साथ हम बता देंगे, क्या दिखा देंगे, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम और जी में संबंध है, फिर उसमें हम अक्षांश के साथ परिवर्तन उसी वीडियो में बताते हैं। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।